हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। 23/6/2023 को एक शिष्टमंडल 9 आदमियों का माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलने गया। उसकी जानकारी सोशल मीडिया, यूट्यूब पर दी गई, व्हाट्सएप पर दी गई और सबको उसके बारे में बताया गया और एक अच्छा खासा ज्ञापन हम वहाँ दे करके आए थे। अब उसकी जानकारी तो काफ़ी मिल गई थी, लेकिन आज एक महापुरुष यूट्यूब पर आता है। मतलब कितना बेशरम किस्म का आदमी है, खुद तो जानता नहीं है और दूसरों के में आकर के कमी निकालता है। पहले तो वो जो दिल्ली वेटरन्स के अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र कुमार पहलवान जी, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता है और उनका जो लेटर हेड है उसको दिखाता है कि ये ज्ञापन दे करके आए हुए हैं। भीतर जाकर के पेज पलटता है, शायद तो समझ में नहीं आया होगा, वो तो इंग्लिश में था सारा का सारा। और आगे जाकर के कोई बात करता है, उसमें कि हिंदी में पढ़ता है 2.81, जो उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। हिंदी में पढ़ता है 2.81, कहीं जिक्र ही नहीं है। उसके बाद कहीं आगे पहुंचता है, बोलता है कि इसमें तो केवल और केवल एक्स ग्रुप पे के बारे में और कुछ है ही नहीं। और फिर कहता है कि ज्ञापन बनाया किसने। पहलवान जी तो बना नहीं सकते, तो अंग्रेजी नहीं जानते। एक गंजा आदमी वो बना सकता है। अब गंजा वो मेरे को कहता है, हिमालय की चोटियों में गए हुए वो बनाया होगा। मतलब पूरे ज्ञापन का हमारे जो 8 पॉइंट है उनमें से उसकी समझ में ही नहीं आया कि उसमें क्या है। अब समझ में आए कैसे? उसके लिए तो बुद्धि चाहिए। एक इनकॉम्पिटेंट आदमी, अयोग्य आदमी, एक एक्स सर्विसमैन का लीडर बना हुआ है और नेतृत्व कर रहा है। बड़े ही कमाल की बात है। इसकी समझ में ही नहीं आता कि कह क्या रहा है। बार बार दिल्ली वेटरन्स के पेपर को दिखाता है और भीतर से पता नहीं क्या कहता है। उसी ज्ञापन से जो दे करके आए हैं, ये मैंने कुछ लिया है, ये कटआउट्स लगे, इनको बाद में बताऊंगा। इसमें जो ज्ञापन गया हुआ है, अब तो ये पब्लिक हो चुका है। इसमें एमएससीपी का पॉइंट बहुत ही सही तरीके से उठाया गया है। अभी और उठाएंगे इसको, क्योंकि ओएमजीसी ने एमएससीपी को प्री 2006 के लिए रिकमेंड कर दिया है। दूसरी जो एनोमली थी एक्स पे 6200 का, उसका एक बहुत ही विस्तृत पत्र हमने भारत सरकार को लिखा है। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑनररी नायब सूबेदार और सर्कुलर नंबर 631। उसका बहुत ही अच्छे ढंग से कैलकुलेशन करके बताया गया कि उसमें क्या क्या विसंगतियां इन्होंने की हैं। ये श्रीमान जी को पता ही नहीं, पढ़ाई नहीं इन्हें। चौथा पॉइंट है हमारा ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बारे में, पॉइंट नंबर 4। इसने जिक्र तक नहीं किया। हाथ में इसके में 16 पेज का वो लगा हुआ है। उसके बाद पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट है हमारा शॉर्ट फिक्सेशन ऑफ नायब सूबेदार इन 7 सीपीसी स्टार्टिंग स्केल नंबर 5। जो नायब सूबेदार का यहां बताऊंगा कि जो फिक्सेशन किया गया है वो शॉर्ट किया गया है। 5770 और 5640 की जगह केवल 5000 से किया गया है और उसका असर यह हुआ कि आगे जेसीओज की पेंशन नहीं बढ़ी। उसके बाद हमारा छठवां पॉइंट है, जो एमएफ फैक्टर्स हैं जो मैंने यहां लगा रखे हैं, अभी बताऊंगा इनके बारे में, कि जब इनको हम निकालते हैं तो ऑफिसर्स का और हमारा लगभग बराबर है, लेकिन उस रेशियो में हमारी पेंशन नहीं बढ़ी, ऑफिसर्स की बढ़ी, ये कैसे हुआ। और सातवां पॉइंट है हमारे एवरेज जो लिए हैं वो सही प्रकार से नहीं लिए हैं। इन्हें डायरेक्ट एंट्री को छोड़ दिया गया है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो उनको छोड़ दिया गया है, कोर्ट केस से बेनिफिट हुए उन लोगों को छोड़ दिया गया है और ओनली प्रिपोर्टेज की फिगर लिए इन लोगों ने। और हमारा आठवां पॉइंट है कि जो 555 और 666 सर्कुलर में, 666 सर्कुलर में 555 से कम फिगर दिखाई गई है, पेंशन नहीं बढ़ी है, तो वो क्यों? हमारी वो फिगर दिखाओ जो हमारी वर्तमान में हम ले रहे हैं, हमारी कम करके क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज। ये 8 पॉइंट हमारे इसमें है। इस श्रीमान से पढ़ा ही नहीं गया कि इसमें अंग्रेजी में क्या लिखा है। ये कैलकुलेशन तो बहुत बाद की बात है। ये फैक्टर्स तो जो मल्टीप्लेक्स फैक्टर को तो बाद में ही समझेगा, ये नहीं समझ पाया और इधर उधर की हाँकता रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा बाद में बताकर और बताऊंगा। फिर ये ले आया कहीं
वीर बहादुर सिंह जी का 12 मार्च का ज्ञापन, या 75%, हमने तो कोई बात नहीं की, वो वीर बहादुर सिंह जी ने की है। अरे इडियट आदमी, उन्होंने 75% की बात नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि यदि ओआरओपी नुकसानदायक है तो इसको इस प्रकार सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि 75% के हिसाब से ओआरओपी को जेसीओआर के लिए कैलकुलेट किया जाए, उनको फायदा दिया, उन्हें सुझाव दिए कुछ, और एक सुझाव उनका यह था कि लेवल को अपग्रेड कर दिया जाए, 2 का 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 7 का 7, ये है उसमें। अब तुम्हारा बताता हूं, तुम्हारा पैदाई पॉइंट, तुम उसमें 75% की बात करते हो। पहले पेंशन हुआ करती थी वो 70 थी, वो ओआरओपी आ गई, तुम नेशनल मैक्सिमम मांग रहे हो। अब तुम्हें यही पता नहीं नेशनल होता क्या है। जिस पेंशन को आप ऑलरेडी ले रहे थे और बाद में तुम्हें ओआरओपी आई, ओआरओपी बेनिफिशियल थी लादर नेशनल मैक्सिमम से, तो तुम मांग क्या रहे थे? फिर तुम्हारा एक चार्ट है उसका डिसेबिलिटी का, वो उसमें क्या मांग रहे थे? आप कहते हो पीएमआर का केस नहीं उठाया। अरे बुद्धिमान आदमी, पीएमआर का केस एक पॉलिसी का मैटर है, हमने इसमें पॉलिसी के मैटर नहीं लिए, एनोमलीज ली हैं। एमएसपी का केस नहीं उठाया, वो भी एक पॉलिसी का मैटर है। विडो पेंशन क्यों उठाई? विडो पेंशन ओआरओपी 2 में केवल और केवल आपकी पेंशन से रिलेटेड है, यदि उसमें परिवर्तन करना है दैट इज पॉलिसी मैटर। हमने पॉलिसी मैटर उसमें नहीं लिए हैं, तुमको नहीं आता। हां, तुम जानते हो, 3-4 चीजों को जानते हो। एक तो पीएमआर को जानते हो, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एक तुम बैटमैनशिप को जानते हो, एक तुम फैमिली पेंशन को जानते हो, तुम कह ही नहीं पा रहे हो, क्या अंतर दिखाते हो। अरे बताइए तुम्हें चाहिए क्या भारत सरकार से, वो हमने कहा है उनसे। तो ये है। अब मैं यहां दिखाता हूं, तुम्हारे 2.81 पे फिर तुम जोड़ दे रहे थे। क्या बुद्धि को घर घर रख करके आ गए हो क्या? कहां चली गई तुम्हारी बुद्धि? यहां मैंने आपको ये सारी की सारी चीज दिखा रखी है। ये सिपाही एक्स से लेकर के और सूबेदार 22 तक ये सारी इनमें दिखा रखी है। 5वें वेतन आयोग में इनके कितने कितने पे स्केल थे, क्योंकि इनसे 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन हुआ था। इन्हीं से आपका 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन हुआ है। अब 2.81 तुम लेना कहां चाहते हो, पहले तो ये बता दो भैया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा। क्योंकि जिनकी जो पेंशन थी 31/12/2015 को, चाहे ओआरओपी की से वही थी, हर एक की, चाहे वो जनरल है और चाहे सिपाही है, हर व्यक्ति की पेंशन 2.57 से मल्टीप्लाई हुई थी ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 1 में कंकॉर्डेंस टेबल्स पर छोड़ दिया गया था। ये कंकॉर्डेंस टेबल लिखिए, ये भी तुमको पता नहीं होगा, उसका भी एक अलग तरीका था। अब तुम यहां 2.1 मांगना चाहते हो, या 7वें वेतन आयोग के जो पे स्केल सेट हुए उनमें तुम 2.81 मांगना चाहते हो। अब भाई पेंशन जो फिक्स हुई थी ओआरओपी की, उसमें तो 2.81 किसी को नहीं मिला है, ना तो अपेक्स स्केल में मिला है, ना किसी जनरल को मिला है, ना किसी को मिला है, वो तो सब बराबर है। अब फिक्सेशन जो हुआ 7वें वेतन आयोग का, तुम्हें पता है फिक्सेशन कैसे हुआ है? ये जो फिक्सेशन हुआ है 7वें वेतन आयोग में, इसमें सिविलियंस का और डिफेंस पर्सनल का एक निश्चित तरीके से हुआ है। आपके 7CP की रिकमेंडेशन में केवल और केवल 2.67 ब्रिगेडियर्स को दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2.57 का जिक्र है, लेकिन 7वें वेतन आयोग में जो फिक्सेशन हुआ है वो ज्यादा हुआ है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखिए यहां लेफ्टिनेंट का हुआ है 2.67 के हिसाब से, कैप्टन का हुआ है 2.53 के हिसाब से, मेजर का 2.38 के हिसाब से, क्योंकि उनकी बेसिक पे और ग्रेड पे ये मैंने दे रखी है, ये इतनी 5वें वेतन आयोग में थी। लेफ्टिनेंट कर्नल का हुआ 2.70 से, कर्नल टीएस का हुआ 2.72 से, कर्नल का हुआ है 2.74 से, ब्रिगेडियर का 2.79 से, मेजर जनरल का 2.38 से, लेफ्टिनेंट जनरल का 2.50 से, और जो वाइस ऑफ चीफ द आर्मी स्टाफ है उनका 80,000 से 2,25,000 कर दिया गया। जब इसका फैक्टर निकाला गया तो यह बना 2.81। मेरे भाई 2.81 केवल यहां मिला और कुछ सेक्रेटरीज को मिला है। तुमको पता ही नहीं तुम कह क्या रहे हो। और नीचे इवन जनरल को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिला है 2.78, ये नीचे दे रखा है ये। अब तुम यहां इनकी कंपैरिजन मैंने यहां पर अपने जेसीओआर का भी दे रखा है। यहां जेसीओआर का देखोगे तो सिपाही एक्स का फिक्सेशन हुआ है 2.45 से, अदरवाइज इसकी जो पेंशन होनी चाहिए थी कितनी होनी चाहिए, 22,720, ये नहीं हुई, 21,720 हुई कि उसका फिक्सेशन इतने से हुआ। इसका रीजन है, इसका रीजन ये था कि इसके जो 2000 का जो ग्रेड पे है, इसमें 3 प्रकार के वो आते थे, 132 सिविलियंस का, 3250 बाई ग्रुप के सिपाही का, और 3600 एक्स ग्रुप के सिपाही का। तो उन्होंने ये देखा कि किसी पर सिविलियंस को नुकसान न हो, चाहे आर्मी वाले को हो जाए, तो 3200 वाले को 3250 से फिक्स किया। 36 से करते तो 22,720 होता, लेकिन नहीं किया ना, और इन्होंने नुकसान कर दिया। अब यहां जो फिटमेंट फैक्टर देखोगे आप, कैप्टन इसका
नायक एक्स का 2.70 से, हवलदार एक्स का 2.78 से, नायकसर एक्स का 2.37 से, सूबेदार एक्स का 2.62 से, और सूबेदार मेजर का 2.6 से, सिपाही बाई का 2.63 से, नायक बाई का 2.82 से, और इवन हवलदार का जो है 3.02 हुआ। सबसे ज़्यादा यही फिक्सन हुआ है। यहां मैं आपको यह नहीं बता रहा कि आपकी पेंशन को इससे मल्टीप्लाई किया गया है, तुम्हारे समझ की बात की, समझ से भारी की बात है। मैं 7वें वेतन आयोग के जो इनिशियल पे स्टार्ट हुए उनकी बातें कर रहा हूं। अब मैं यहां तुम्हें बता दूं अच्छा खासा, तुम तो करते हो 2.81 की बात। यहां आप देखोगे हवलदार बाई का जो फिक्सेशन हुआ 3.02 से हुआ है, क्योंकि उसकी जो बेसिक पे थी क्या नाम है 9,640 थी और ये 29,200 पर पहुंच गया। लेकिन होना कितना चाहिए था, हवलदार जो बाई है ये रहा, हवलदार बाई की पे होनी चाहिए थी कितना 24,720, 4,420 का हवलदार को फायदा हुआ है। किसमें, 7वें वेतन आयोग सबसे ज्यादा। लेकिन ओआरओपी में ये परिलक्षित नहीं हुआ है। हम इसके कहते हैं जब फैक्टर्स, अब इन फैक्टर्स को आप देख लीजिए कितना कितना अंतर है। 2.57 से जितना ज्यादा है उतना उसको फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ, 2.57 जो नीचे हैं उनको भले ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि फैक्टर्स इस प्रकार के हैं। जब तक ग्रेड पे चेंज नहीं करोगे जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारे साथ समस्या यह है, तुम इन फैक्टर्स को, कैलकुलेशंस को नहीं कर सकते। तुम केवल गाली दे सकते हो, गुमराह कर सकते हो, बकवास कर सकते हो, और सुबह से लेकर शाम तक बकवास करते हो, और एक्स सर्विसमैन की तुम मजाक उड़वाते हो। तुमको शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा अच्छा हमने ये क्या नाम है ज्ञापन दिया है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो? तुम समझ सकते हो कि इसमें क्या लिखा है? तुम बता सकते हो क्या इसमें? तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम झूठ बोल सकते हो और लोगों को गुमराह कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम भाई दूसरे लोगों से क्यों लड़ रहे हो? तू क्यों मिलने गया, तू क्यों मिलने गया है? दूसरे में तुमने तो पहलवान से लड़ाई करा दी, इससे लड़ाई करा दी। यार किस प्रकार के आदमी हो? तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुमको बार बार कहने के बावजूद भी, और फिर तुम्हारे फॉलोवर्स, तुम्हारे चमचे और समर्थक, उनका लेवल मस्तिष्क लेवल उससे भी कम है। तुमको पता ही नहीं है, और यही कारण है कि तुमको कोई नहीं पूछ रहा है और पूछेगा नहीं। और मैं तुमको एक बात बता दूं, शायद तुम समझ जाओ। तो मैंने आपके चेयरमैन से कहा था, मैं चेयरमैन साहब आप ऐसा कीजिए, ज्ञापन तो आप बना नहीं पाए, आप ऐसा करो कि वन मैन जुडिशियल कमीशन ने प्री 2006 के लिए MSCP रिकमेंड की है, आप एक बढ़िया सा लेटर लिखो, बोलो कि साहब ये रिकमेंड कर रखा, आप इस पर संज्ञान लें। ये बात हम रक्षा मंत्री जी को बता करके आए हुए हैं। अब वो काम तो आपने किया नहीं, और यदि आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आदमी बता देता हूं। आज मैं तुम्हारे उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी को पढ़ रहा था, मैं तो अचंभित था यार कि तुम्हारे पास इतना इंटेलिजेंट आदमी है और तुम उसकी सेवाएं नहीं ले रहे हो। जो SK सिंह है, जो तुम्हारा वाइस चेयरमैन है, कि वाइस प्रेसिडेंट लिखा है, चेयरमैन लिखा है, जो जोवा का है, अरे वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो हमारे पास से गया हुआ है, उससे लो सहायता। उससे जिन सहायता लोगे ना, वो जन कितने सोर्सों से ला करके तुम्हें सारी सहायता कर देगा, और शायद इससे आदमी से लेते थे, हमसे भी कॉन्टेक्ट करके तुम्हारी सहायता कर देता। लेकिन नहीं, वो एक निकम्मे आदमी को मतलब लीडरशिप दे रखी है, और उसने सारा तहस नहस कर दिया जितना भी है। बस वो ये सोचता है मैं ही हूं जो कुछ भी हूं। तुम बिल्कुल खत्म हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और पूरे हिंदुस्तान में पता चल चुका है कि सारा का सारा जो काम खराब किया है केवल और केवल एक ही आदमी ने किया है, जो सुबह से लेकर शाम तक बकवास करता है और कुछ नहीं करता और लोगों को तोड़ फोड़ता है। अब मैं यहीं इसको खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।